आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धातुओं की प्राप्ति। ठीक है, प्रकृति में सभी पदार्थ हैं। ठीक है, तो धातु हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? प्रकृति में जो पदार्थ, जैसे आज हमें लोहा देखने को मिलता है, सोना मिलता है, चांदी मिलता है, जिंक मिलता है, कॉपर देखने को, क्या प्रकृति में वो उसी रूप में है जिस रूप में हम लोग को देखने को मिल रहा है? क्या प्रकृति में उसी रूप में विद्यमान है? ऐसा नहीं है। हम लोग को जो धातुएं प्राप्त होती हैं वो अयस्कों से प्राप्त होती है। अयस्क क्या होता है? तो खनिज का एक भाग होता है अयस्क। इसके लिए हम लोग को सबका डिफिनेशन जानना होगा। चलिए जानते हैं खनिज क्या होता है। तो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं, ठीक है, तत्व और यौगिक जो मिल जाते हैं, देखने को लगता है कि ये तत्व हैं, यौगिक किसी भी तरह का कोई भी उसमें मिलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, अब अयस्क, अयस्क जानते हैं अयस्क क्या होता है? तो खनिज, खनिज का ही एक रूप है अयस्क। वैसा खनिज जिसमें कोई विशेष धातु, कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, और उस धातु को हमको उस अयस्क से प्राप्त करना अगर लाभकारी हो। कहने का मतलब एक अयस्क है, उससे हम लोग धातु प्राप्त कर रहे हैं। मान लीजिए लोहा ही निकाल रहे हैं, अगर 1 किलो अगर अयस्क है, उससे अगर हमको आधा किलो लोहा मिल रहा है और उस लोहे का दाम मान लीजिए 30 रुपये है, अगर हम उस प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया द्वारा वो लोहा हम लोग उस अयस्क से निकाल रहे हैं, उसमें अगर हमारी लागत 30 रुपये या उससे अधिक या उसके आसपास भी रहे, तो ये लाभकारी ना हुआ, ये लाभकारी नहीं हुआ। इसलिए उस चीज को, उस खनिज को हम लोग अयस्क नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वही लोहा निकालना हमें बहुत ही सस्ता पड़ा, जैसे 30 रुपये अगर आधा किलो लोहा का दाम है और वो हमको उसको निकालने की लागत सिर्फ हमारे 1 रुपये हो, तो फिर इस तरह से उसको हम लोग अयस्क कह सकते हैं, क्योंकि उसको निकालना हमारे लिए क्या है? लाभकारी है। ठीक है, अब गैंग क्या होता है? तो जब खनिज या अयस्क निकलते हैं तो उसके साथ साथ मिट्टी, धूल, बालू और भी अनेक तरह की अशुद्धियां निकलती हैं ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बारी बारी से देखेंगे किस तरह की धातुओं को किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे कि हम लोग सक्रियता श्रेणी में देखे थे सारे धातुओं की सक्रियता। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं जो अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन धातुओं को प्राप्त हम लोग कैसे करेंगे? तो ये सब धातुएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये स्वतंत्र रूप में प्रकृति में उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए इनको प्राप्त करने के लिए हम लोग जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसको विद्युत अपघटन प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटन प्रक्रिया कहा जाता है। इसी प्रक्रिया द्वारा हम लोग पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और भी तरह की धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आप लोग को नोट्स में दिया गया, वही हम बता दे रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर सोडियम को लिया जाए, सोडियम अगर हम लोग को प्रकृति से प्राप्त करना है, तो सोडियम को इसके गलित क्लोराइड विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। सोडियम क्लोरीन के साथ मिक्स रहता है। सोडियम क्लोराइड ज़्यादातर सोडियम क्लोरीन के साथ ही मिक्स रहता है। सोडियम क्लोराइड के रूप में ही सोडियम रहता है प्रकृति में। तो इसको हम लोग पहले क्या बनाएंगे? गलित रूप प्राप्त करेंगे। सोडियम को इसके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाए। तो सोडियम क्लोराइड को पहले हम लोग क्या करेंगे? विलयन बनाएंगे। गलित रूप करना मतलब विलयन बनाएंगे। विलयन बनाने के बाद हम लोग इसे विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में शामिल करेंगे और उससे हम लोग प्राप्त करेंगे। अभी हम लोग विद्युत अपघटन की परिष्करण विधि के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आप लोग को ये अपघटन की प्रक्रिया समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है? तो इसमें आप लोग देखिएगा कि कैथोड पर Na+ आयन और एनोड पर Cl-
आयन मुक्त होता है, जिससे हम लोग को कैथोड से सोडियम प्राप्त हो जाता है और एनोड पर हम लोग को क्लोरीन प्राप्त हो जाता है। इसी तरह और भी धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब धातुएं भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी प्रक्रिया? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया। अब आते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातु। तो मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो है उसमें आता है लोहा, जिंक, लेड, कॉपर, मरकरी। ये सब जो धातुएं हैं वो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, मतलब जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है उससे थोड़ा कम। और सबसे कम अभिक्रियाशील भी धातु आता है जिसमें आते हैं चांदी और सोने, क्योंकि वो तो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में मिल जाते हैं या कभी कभी किसी ऑक्साइड के रूप में रहते हैं, तो उसको सिर्फ गर्म करने से ही हम लोग को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को देखते हैं कि कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये प्रकृति में प्रायः कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में रहते हैं। मतलब ये जो धातुएं हैं या तो कार्बोनेट के रूप में रहेंगे या तो इस धातुओं का सल्फाइड के रूप में रहेंगे। ठीक है, तो इन धातुओं को प्राप्त करने के लिए हम लोग कार्बन के द्वारा इसका अपचयन करते हैं। अपचयन कैसे होता है? तो पहले कार्बोनेट, जो भी धातु का कार्बोनेट या सल्फाइड है, उसको हम लोग सबसे पहले ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। ऑक्साइड में परिवर्तित करने की दो विधियां हैं, भर्जन और निस्तापन, उसके बारे में भी हम अभी बताते हैं। तो पहले इसको क्या किया जाता है, तो कार्बन के उपयोग से इसका अपचयन प्रक्रिया द्वारा इन धातुओं को प्राप्त किया जाता है। तो पहले कार्बोनेट, जो धातु के कार्बोनेट हैं या सल्फाइड हैं, उसको सबसे पहले ऑक्साइड में बदला जाता है, धातु के ऑक्साइड में। उसके बाद कार्बन का उपयोग करके इसका अपचयन किया जाता है, जिससे हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। अब भर्जन और निस्तापन क्या है वो देख लेते हैं। भर्जन क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने की बात है। भर्जन प्रक्रिया सल्फाइड अयस्क के साथ होता है। भर्जन प्रक्रिया सल्फाइड अयस्क के साथ और निस्तापन प्रक्रिया कार्बोनेट अयस्क के साथ। अब जानते हैं डिटेल में भर्जन प्रक्रिया क्या है। तो जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति मतलब खुला जगह कर सकते हैं, ठीक है, वायु की उपस्थिति मतलब खुला जगह में जहाँ पे ऑक्सीजन आ सके आराम से, उसके लिए कोई पाबंदी ना हो, तो खुले जगह में सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर सल्फाइड अयस्क क्या हो जाता है? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि लोहा का सल्फाइड है, मतलब लोहा का सल्फाइड या जिंक सल्फाइड है, ठीक है, इसको क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा खुले जगह में वायु की उपस्थिति में। तो ये क्या होगा? जिंक ऑक्साइड। और लोहा का ऑक्साइड है तो वो बन जाएगा लोह ऑक्साइड बन जाएगा। इस ऑक्साइड में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो फिर वही कार्बन का उपयोग करेंगे और अपचयन प्रक्रिया करेंगे और उसका हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। भर्जन प्रक्रिया में क्या होता है? सल्फाइड अयस्क में होता है और क्या होता है? सल्फाइड अयस्क के साथ साथ इसमें और क्या होता है? तो वायु की उपस्थिति में होता है। ठीक है, उदाहरण में आते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड है, उसको वही ऑक्सीजन दिया, मतलब ऑक्सीजन के साथ अभी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब वायु की उपस्थिति में गर्म किया गया तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना। उसी तरह सिनाबार HGS, जिसको सिनाबार कहते हैं, ठीक है, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया गया तो ये वही HgO बना और सल्फर डाइऑक्साइड बना, मरकरी का ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बना। निस्तापन आते हैं। निस्तापन में ध्यान देना है कि ये कार्बोनेट अयस्क के में होता है ये प्रक्रिया, और ये सीमित वायु में होता है। सीमित वायु कहने का मतलब कह सकते हैं वायु के उपस्थिति में होगा, लेकिन जो वायु होगा वो मात्रा नहीं थी, किसी बंद जगह में होगा या किसी बंद जगह में हो जहाँ पे वायु आना जाना ना कर पाए। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? जब हम लोग सीमित वायु में अधिक ताप पर जब गर्म करते हैं कार्बोनेट अयस्क को, तो ये भी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और ऑक्साइड में परिवर्तित होता है तो फिर वही प्रक्रिया करेंगे, कार्बन के उपयोग से हम लोग इसका अपचयन करेंगे। अपचयन करने के बाद हम लोग फिर से इसको प्राप्त कर लेंगे। इसका जैसे जिंक कार्बोनेट है तो हम लोग जिंक प्राप्त कर लेंगे। उदाहरण में देखिए, जिंक कार्बोनेट को गर्म किया गया वायु की अनुपस्थिति या वायु की सीमित उपस्थिति में,
तो होता क्या है, इससे जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब हम फिर क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड को कार्बन की उपस्थिति में अपचयन प्रक्रिया द्वारा जिंक हम लोग प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब कार्बन का उपयोग करके धातु ऑक्साइड को हम लोग धातु में अपचयन करके प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इस प्रक्रिया में, मतलब अपचयन के प्रक्रिया के लिए हम लोग विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग को जिंक ऑक्साइड दिया हुआ है, उसको हम लोग को प्राप्त करना है, तो हम लोग एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे। हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम जो है जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है, तो वो जिंक का जगह ले लेगा और जिंक को अलग कर देगा, जिससे हम लोग को जिंक प्राप्त हो जाएगा। एक उदाहरण के लिए देखते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड है, उसको एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाएगा, जो नोट्स में आप लोग को दिया गया है। एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाया गया तो क्या बना, ये मैग्नीज प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड, और साथ में ये उष्मा। ये जो विस्थापन अभिक्रिया होता है ये बहुत ही उष्माक्षेपी होता है, तो यहाँ से हम लोग को मैग्नीज प्राप्त हो गया। इसी तरह अब थर्मिट अभिक्रिया, यह जो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, इसमें उस अभिक्रिया में एक पॉइंट आता है थर्मिट अभिक्रिया, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, थर्मिट अभिक्रिया क्या है, जब आयरन के ऑक्साइड को एल्युमिनियम से अभिक्रिया करवाया जाता है, एल्युमिनियम से अभिक्रिया करवाया जाता है, तो क्या होता है, ये जो अभिक्रिया होता है वो ये भी विस्थापन ही अभिक्रिया, लेकिन ये अभिक्रिया बहुत ही उष्माक्षेपी होता है। ठीक है, अत्यधिक उष्माक्षेपी होने के कारण क्या होता है, जो लोहा होता है वो हम लोग को गलित अवस्था में प्राप्त होता है। लोहा जो होता है वो गलित अवस्था में प्राप्त होता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो रेल का पटरी जो होता है वो दो पटरियों को आपस में जोड़ने के लिए, और मशीन का जो कल पुर्जा है जिसको हम लोग खोल नहीं सकते, उसमें अगर दरार आ गया है तो उसको भरने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए, जोड़ने के लिए और उन दरारों को भरने के लिए हम लोग इस अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। क्योंकि एल्युमिनियम से जब ऑक्साइड का जब एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, लोहा अलग हो जाएगा और ये गलित अवस्था में रहेगा, जिससे वो भर जाएगा, ये जुड़ जाएगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम लोग उपयोग करते हैं रेल के पटरी जोड़ने, मशीनों के पुर्जों के दर्रारे को जोड़ने के लिए। ठीक है, थर्मिट अभिक्रिया समझ में आ गया। आयरन ऑक्साइड का एल्युमिनियम के साथ जो अभिक्रिया होता है उसी को हम लोग थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं धातुओं के परिष्करण में। हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे पोटेशियम सोडियम में जो अपघटन प्रक्रिया होता है, यहाँ पे भी धातुओं का परिष्करण में धातुओं का अपघटनीय परिष्करण होता है। ये क्यों करते हैं हम लोग, तो जब अपचयन प्रक्रिया जो हम लोग अभी किए मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को प्राप्त करने के लिए, उस अपचयन प्रक्रिया में धातुओं में अपद्रव रह जाते हैं। अपद्रव मतलब कुछ पदार्थ रह जाते हैं जो आवश्यक नहीं, मतलब शुद्ध धातु हम लोग को प्राप्त नहीं होता है, सिंपल सा बात है। तो इससे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम लोग विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो हम नोट्स में अभी हम फिगर देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। एक बीकर बना होगा, उसमें विलयन होगा, दो इलेक्ट्रोड होगा, एक का नाम कैथोड, एक का नाम होता है एनोड। जो माइनस होता है नेगेटिव, उसको हम लोग बोलते हैं हमेशा कैथोड, और जो प्लस होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। ठीक है, ऊपर में देखिएगा स्विच है, बैटरी है। और जिस चीज का भी, जैसे उदाहरण के लिए हम कॉपर का परिष्करण कर रहे हैं, विद्युत अपघटनीय परिष्करण कर रहे हैं कॉपर धातु का, आप चाहे तो किसी भी धातु का कर सकते हैं, एल्युमिनियम का कर सकते हैं, जिंक का कर सकते हैं, सिल्वर का कर सकते हैं, गोल्ड का कर सकते हैं, किसी का भी चीज का। तो मान लीजिए कि कॉपर का हो रहा है, तो कॉपर है तो कॉपर के अनुसार ही विलयन रहेगा। ठीक है, और कॉपर के अनुसार ही कैथोड और एनोड का भी चयन किया जाएगा। तो जब हम तांबे का विद्युत अपघटन परिष्करण करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, जो बीकर लिया जाएगा उसमें जो विलयन होगा वो कॉपर सल्फेट होगा। क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा, और वो अम्लीकृत होगा। अम्लीकृत मतलब कुछ ना कुछ अम्ल उसमें मिलाया होना चाहिए। तो देखिए जो विलयन है वो कॉपर सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है। ठीक है, जो कैथोड रहेगा, क्योंकि वो कैथोड जो रहेगा वो शुद्ध तांबा रहेगा, क्योंकि हम लोग को तांबा शुद्ध प्राप्त करना है, इसलिए कैथोड जो रहेगा कोई भी हम एक शुद्ध
इलेक्ट्रोड जो कैथोड बनाएंगे वो शुद्ध तांबे का बनाएंगे, और एनोड जो रहेगा वो क्या रहेगा, जो अशुद्ध तांबा हम लोग को प्राप्त हुआ है वो रहेगा। ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम ये स्विच को अगर हम जोड़ देंगे तो ये प्रक्रिया स्टार्ट, विद्युत अपघटनीय परिष्करण प्रक्रिया क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। जब विद्युत अपघटनीय परिष्करण प्रक्रिया शुरू होगी तो क्या होगा, जो अशुद्ध तांबा जो है जिसको हम लोग ने एनोड बनाया है, उससे कॉपर का जो आयन होगा वो कहाँ जाएगा, घुल जाएगा, विलयन में घुल जाएगा। ठीक है। कॉपर का जो आयन होगा वो क्या होगा, विलयन में घुल जाएगा, और जितनी मात्रा में कॉपर का आयन विलयन में घुलेगा उतनी ही मात्रा में विलयन से कॉपर का आयन कैथोड पर जाकर निक्षेपित हो जाएगा। और ये प्रक्रिया तब तक चलते रहेगा जब तक एनोड से सारे तांबे, मतलब सभी का सभी तांबा खत्म ना हो जाए। जैसे ही खत्म होगा इस तरह, उसके बाद क्या होगा, ये प्रक्रिया अपने आप बंद हो जाएगा, या तो हम चाहें तो स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर धातु नहीं रहेगा एनोड में तो प्रक्रिया अपने आप ही बंद हो जाएगा। ठीक है। और नहीं भी होगा तो स्विच बंद कर दिया जाएगा। अब देखिए, जब ये, क्योंकि हम बताएं कि अपद्रव्य रहता है, वही जो अपद्रव्य होगा वो एनोड के नीचे आके जमा हो जाएगा। अब जब ये एनोड के नीचे आके जमा होगा वो तो अपद्रव्य है, उस चीज को हम लोग इसके टर्म में, जब विद्युत अपघटन परिष्करण होता है तो इसके टर्म में हम इसको क्या कहते हैं, एनोड पंख। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं संचारण। जैसा कि हम बताए थे कि पहला चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा गया था, इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो संचारण के बारे में आते हैं। अगर हम धातु प्राप्त कर लिए, धातुएं तो प्राप्त हो ही जाती हैं, कर लिए, तो धातुओं में दिक्कत क्या है कि वो संचारित हो जाते हैं। अम्ल, आर्द्रता, अम्ल, वायु के संपर्क में आने पर यह क्या हो जाते हैं, धातुएं संचारित होने लगते हैं। ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल में। सिल्वर के बारे में जानते हैं, तो सिल्वर का संचारण कैसे होता है, तो वायु में जो सल्फर उपस्थित होता है उसके साथ जब अभिक्रिया होता है तो सिल्वर सल्फाइड बनता है। क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड, और जिसके कारण वस्तु क्या हो जाते हैं, काली हो जाती है, मतलब सिल्वर के ऊपर जो काली परत आ जाती है। ठीक है। यह हो गया सिल्वर का संचारण। अब देखते हैं कॉपर का संचारण। कॉपर क्या है, तो कॉपर अगर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हरे रंग का एक पदार्थ बनाता है, जिसको हम लोग क्या है, कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। और यही हरे रंग का पदार्थ क्या होता है, कॉपर के ऊपर जमा हो जाता है। उसके बाद क्या है, लोहा वायु के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ये भूरे रंग का पदार्थ बनाता है। ठीक है। और भूरे रंग का पदार्थ जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जंग। संचारण से सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि लोहा और इस्पात को, अगर हमको जंग से बचाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लोहा को पेंट करेंगे, तेल लगाएंगे, तेल लगाकर ग्रीज लगाएंगे, यसद लेपन करेंगे, क्रोमियम लेपन करेंगे। ठीक है। एनोडीकरण करेंगे या मिश्र धातु बनाएंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जंग लगने से बचा सकते हैं। अब यहाँ एक टर्म है यसद लेपन, ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यसद लेपन क्या है, तो लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, लोहा और इस्पात को क्या करना है, जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। अब आते हैं एक और टर्म है मिश्र धातु। अभी हम लोग जाने मिश्र धातु बनाकर हम लोग जंग से बचा सके, तो मिश्र धातु या मिश्रातु क्या होता है इसके बारे में जानना है। तो मिश्रातु दो या दो से अधिक, देखिए 2 या 2 से क्या रहेगा, अधिक धातु ही हो सकता है, माने दोनों का दोनों या 3 या 4 जितना भी हो वो सभी धातु ही हो सकते हैं। उन लोगों को समांगी मिश्रण करें, या एक धातु रहेगा बाकी अधातु, या 2 धातु रहेगा और अधातु, मतलब धातु भी मस्ट है कि एक धातु रहना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, या तो धातु हो सकता है या अधातु हो सकता है, दोनों में से कुछ भी। अगर उसका समांगी मिश्रण किया जाए तो जो पदार्थ बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रातु या मिश्र धातु। अब आते हैं कुछ मिश्र धातु के बारे में जानते हैं, जैसे इस्पात। इस्पात किसका मिश्र धातु है, तो लोहा
लोहा, निकेल और क्रोमियम जब मिलता है तो जो पदार्थ बनता है उसका नाम क्या है? इस्पात। उसी तरह पीतल, पीतल भी एक मिश्र धातु है। ये किस किस चीज का मिश्रण है? तो कॉपर और जिंक का। कांसा भी एक मिश्र धातु है। ये किस किस चीज का मिश्रण है? कॉपर और टीन का। ठीक है, कॉपर तांबा भी बोल सकते हैं। ठीक है, सोल्डर किसका किसका मिश्रण है? तो लेड और टीन का। अम्लगम, अम्लगम क्या होता है? मरकरी के साथ, मरकरी एक धातु मरकरी होना चाहिए और दूसरा कोई भी धातु या अधातु हो। जब ये दोनों मिलेगा तो जो भी पदार्थ बनेगा, जो भी मिश्र धातु बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अम्लगम। ठीक है, अब देखिए लोहा में, अगर हम लोहा जो होता है, अगर सिंपल लोहा देखा जाए तो वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है, वो कठोर ज़्यादा नहीं होता है। उसको गर्म करेंगे तो जल्दी ही वो टेढ़ा हो जाता है, ज़्यादा उसमें कठोरता नहीं होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन का हल्का सा मात्रा मिलाते हैं, 0.05%, और इतना मिलाने के बाद जो लोहा होता है वो कठोर और परबल हो जाता है, जिसका हम लोग फिर से उपयोग बहुत जगह कर पाते हैं। जो हम लोग के सामने जो लोहा आता है, वो जो लोहा होता है वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें कार्बन मिश्रित होता है, इसलिए वो इतना कठोर होता है। ठीक है, तो ये धातु एवं धातु का चैप्टर आज खत्म होता है। आपके सामने जो प्रश्न हैं, बाकी के जितने बचे प्रश्न अभ्यास से और भी प्रश्न जितने हैं सारे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग अगला चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे।